बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है डायनामिक्स 1। आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई मास हो, जैसे इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो हर वो ऑब्जेक्ट जिनका कोई ना कोई मास हो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। लेकिन हमें फील क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम उनको ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। हमें लगता है कि अर्थ जो है सिर्फ यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आके ज़मीन पे गिर जाते हैं। आपस में जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिर वो इनका मास बहुत थोड़ा होने की वजह से निगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स फील्ड क्या होता है। तो देखें, ये ज़मीन जो है ये एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो वो रीजन, वो एरिया जहाँ तक इसकी फोर्स एक्ट हो सकती है उसको कहेंगे फोर्स। जैसे इसकी यहाँ की ये बाउंड्री मैंने बनाई है ना, मतलब इसके अंदर अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ज़मीन खींच लेगी, तो इसको कहते हैं फोर्स फील्ड। यानी कि जहाँ तक ज़मीन की फोर्स का असर हो सकता है। जैसे शुआएँ होती हैं ना जी, ये शुआएँ वहाँ तक जा सकती हैं, ये वहाँ तक जा सकती हैं। इस तरह जिस एरिया के अंदर अंदर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ज़मीन उसको खींच लेगी, उसको कहेंगे कि ये क्या है, फील्ड है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अर्थ की ही फील्ड हो। फोर्स फील्ड की हम बात करें तो वो दो मैग्नेट्स हैं अगर, ठीक है, या एक मैग्नेट ऐसे पड़ा हुआ है, ये कितने एरिया के अंदर अंदर अगर कोई मेटल रखा जाए तो ये उसको, जैसे कि ये यहाँ तक अब इसकी है ना फील्ड, तो अगर यहाँ पे कोई मेटल रख दें तो इसको नहीं खींच सकता मैग्नेट। लेकिन अगर वो मेटल यहाँ रख दें, इसके अंदर रख दें, तो क्या होगा, इसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ, ठीक है। तो ये कहते हैं इस चीज़ को कि ये फोर्स फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड फिर वो होगी जहाँ तक अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। यानी कि ऑब्जेक्ट को जैसे स्पेस में भेज दो, ठीक है, रॉकेट में बिठा के स्पेस में भेज दो ऑब्जेक्ट को इधर, ये m1 अगर यहाँ आ गया हमारा, तो क्या होगा, ये अर्थ की जो फील्ड है, फोर्स फील्ड, उससे बाहर निकल गया ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो अब क्या होगा कि इस पे असर नहीं होगा, इस फील्ड का, ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। यही वजह है कि स्पेस में जाने के बाद या चांद पे जाने के बाद बंदे जो हैं फिर चांद पे ऐसे उड़ने लग जाते हैं। प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर एक्ट नहीं हो रही होती ज़मीन वाली, क्योंकि चांद की फिर अपनी जी की वैल्यू होती है ग्रेविटी की। तो ये भी हमने फोर्स फील्ड देख लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर एज द रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ, सन एटसेट्रा वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपरेटिव इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के गिर्द, जैसे मैंने अभी पीछे आपको ये एग्जांपल दी थी, अर्थ के गिर्द ये वाली फोर्स फील्ड है, ठीक है, अपनी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। सन पे चले जाएं, उसकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। The gravitational field strength is the amount of force per unit mass acting on object in the gravitational field। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो एक यूनिट मास के ऊपर एक्ट हो रही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इसको फिर मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारी, ठीक है, बाउंड्री के अंदर अंदर आपने एक ऐसे करके मास रख दिया 10 ग्राम का, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम का, ठीक है। अब उसके अंदर यूनिट मास पे फॉर एग्जांपल आप 1 ग्राम ले लो, यूनिट का मतलब होता है ना 1, तो 1 ग्राम ले लो। अब इसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो लग रही है, उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि F/m, G इज इक्वल्स टू F/m। अब ये जो G है ना, ये वही है जो हम अर्थ के लिए लेते हैं 9.8। तो हमें ये पता चला कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और जो ग्रेविटी जी की हम वैल्यू लेते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ है, ठीक है। अर्थ पे ये 9.8 होगी, चांद पे जाने के बाद वो 1.4 या 1.6 जो मून की अपनी ग्रेविटी है वो होगी, किसी और प्लैनेट पे जाने के बाद चेंज हो जाएगी। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। The value of G is equal to the magnitude of the gravitational force exerted on a unit mass at that point। यानी कि जो G की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के उस मैग्नीट्यूड के जो बॉडी के यूनिट मास पे लग रहा होगा। इसको मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ
कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको पता है अर्थ पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, ठीक है। तो उसके हर 1 kg पे, जैसे आप 10 में से ये 1 kg समझें, ये 1 kg है, ये दूसरा kg है, ये तीसरा kg है, इस तरह करके, तो हर 1 kg पे 9.8 फोर्स जो है वो लग रही होगी, और ये जो है मैग्नीट्यूड है, और इतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस बॉडी पे लग रही होगी, और ये जी के बराबर है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। तो मैथमेटिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, G इज इक्वल्स टू Fg/m, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। इसके बाद है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ G दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जिसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसको डिफाइन किया जाता है दो चीज़ों की मदद से, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन, यानी कि जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? G। ये जो होता है ना, जैसे 9.8 होता है अर्थ पे, ये तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये इसकी डायरेक्शन होती है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो देखें, ये मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, तो ये क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्योंकि बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ ले जाती है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की भी तो यही डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो अपनी तरफ खींच लेती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G फॉर अर्थ इज शोन इन फिगर 3.17। ये फिगर 3.17 है, ठीक है। इसमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया गया है। ये G है जो मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है, Fg, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है ऊपर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखें, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से आप A निकाल लें अगर, तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल्स टू F/m, ठीक है, ये वाली चीज़ जो है। अब आपको पता है अगर ये A जो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर आप ले लो, इसकी बात करें ना हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी G होता है ना 9.8, वो वाला एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं, वो भी एक्सेलरेशन ही होती है ना। तो यहाँ पे फोर्स के साथ भी लिख लें कि Fg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बन गई, ठीक है, और मास तो m है। तो अब देखें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, ये इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। इन SI यूनिट्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन न्यूटन पर किलोग्राम, यानी कि न्यूटन पर केजी, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है न्यूटन पर केजी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज़ द डायरेक्शन डाउनवर्ड और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यही बात जो मैंने आपको अभी पर बताई है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वही डायरेक्शन होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है, और वो क्या होती है? नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ आती है, या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आप कह सकते हो, ठीक है। Since the gravitational field strength and acceleration due to gravity are equal in magnitude, the same symbol G is used for both. जैसे कि 9.8 acceleration due to gravity होती है अर्थ पे, और यही तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी होती है, इसलिए इन दोनों के लिए सेम सिंबल ये G का यूज़ होता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। Therefore on Earth surface G is equals to 9.8 न्यूटन पर केजी, डाउनवर्ड की तरफ इसकी डायरेक्शन, या फिर G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड की तरफ, ये न्यूटन पर केजी
और मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम चीज़ें हैं, इक्वल होते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। आप लिखें एक्सेलरेशन यानी कि g इज इक्वल टू, इस केस में g इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो g क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, और f जो है वो न्यूटन होता है, और मास जो है वो kg होता है। तो ये देखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन पर kg। तो ये परेशान नहीं हो, ये जब ऊपर आएगा ना kg, अभी ऐसे डिवाइड के सिंबल में लिखा हुआ है ना, तो ये जब हम इस तरह से लिखते हैं तो फिर ये ऊपर -1 आ जाएगा। आपको पता है ना, यहाँ चीज़ प्लस होती है, जैसे अभी +1 लिखा है तो ऊपर आ गई है -1 हो जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं न्यूटन पर kg। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ गया, न्यूटन पर kg। यही बात यहाँ पे भी हुई है, न्यूटन पर kg इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ये हर जगह पे, हर पोजीशन पे सेम नहीं होगी। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाओगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होती रहेगी, और जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होती रहेगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, हर प्लैनेट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे अर्थ पे मैंने कहा 9.8 होती है, इस तरह वीनस पे 8.9 होती है, यूरेनस पे जाओ तो 8.7 होती है, सन पे 274 होती है। ठीक है, इस टॉपिक से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है वो ये है कि आप कहते हैं कि दो मासेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, आप देखें ये एक मास है, अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये एक मैस है कोई भी। तो हमेशा ऐसे क्यों होता है कि ये मैस जो है यही हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर आता है, हमारी अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ चली जाती? क्योंकि हम कहते हैं हर दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास होता है उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो दरमियान में जी होता है ना, एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से कोई भी चीज़ आती है 9.8 की वैल्यू होती है, ये तो सेम है ना इधर। तो देखें, इसको मैं आपको इस बात से समझाता हूँ। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma से, यहाँ से आप a निकाल लें तो आ जाएगा F बाई एम इज इक्वल टू a। अब फोर्स को आप बीच में से अगर निकाल दें, हमारा काम है मास और एक्सेलरेशन के साथ फोर्स तो सेम ही रहेगी, तो 1 बाई एम और ये वाला सिंबल लगा दें जो प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है a। अब देखें, एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, जैसे कि ये केस है, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। इसलिए ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये हमारी अर्थ की तरफ खिंचा चला आता है। ठीक है, तो ये सारी गेम जो है ये मास और एक्सेलरेशन की वजह से है। अगर आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसका आंसर इस रिलेशन से देना है। ठीक है, हमारी अर्थ भी कुछ ना कुछ अट्रैक्ट होती है। आप कहोगे ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि अर्थ भी कुछ ना कुछ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये फिजिक्स का लॉ है। लेकिन चूंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है इस छोटे से ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कि वो हमें फिर फील ही नहीं होती, बिल्कुल निगलेक्ट हो जाती है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, दो ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन हमें फील नहीं होती, नज़र नहीं आते उनकी तरफ अट्रैक्शन होती हुई, बल्कि क्या होता है कि अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट होते हुए चले आते हैं, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है। तो यही बात है सारी। ठीक है, इसके बाद ये आपको एक एग्जांपल दी गई है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एक बॉक्स है जिसका वेट है 400 न्यूटन अर्थ पे और 150 न्यूटन वो किसी और प्लेनेट के ऊपर जाने के बाद हो जाता है। ठीक है, तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है उस प्लेनेट की। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लें। गिवन डेटा क्या है, वेट ऑन अर्थ WE आप लिख लें 400 न्यूटन। ठीक है, अननोन प्लेनेट पे वेट कितना है, WN 150 न्यूटन है। तो रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अननोन प्लेनेट, GN उसको आप नाम दे दें। सिंस वेट ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि G, तो ऐसे लिखें W इज इक्वल्स टू mg। ठीक है,
यानी कि वेट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लें अगर, तो क्या बन जाएगा, W/g इज इक्वल्स टू m। अब जो मैस है बॉडी का वो तो सेम रहेगा चाहे कहीं भी चले जाओ, मैस सेम रहता है, हमेशा वेट चेंज होता है बॉडी का, ठीक है। मैस जो है केजी में होता है, वेट न्यूटन में होता है। तो ये जो न्यूटन है ना कि कितनी फोर्स लग रही है वो हमेशा चेंज होता है डिफरेंट प्लैनेट पे जाने की वजह से या मून पे जाने की वजह से। तो हम W/g को पिक करेंगे। अब एक हम डील कर रहे हैं अर्थ के साथ, तो आप लिखोगे WE/GE, और दूसरी तरफ आप अननोन प्लैनेट को डील कर रहे हो तो दूसरी तरफ वो लिख लेंगे WN/GN। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपने GN निकालना है ना, यही उसने कहा था, GN आपने निकालना है ये वाला, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है अननोन प्लैनेट पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो GN जब आप निकालेंगे तो GN आ जाएगा GN इज इक्वल्स टू WN/WE मल्टीप्लाई बाय GE। तो GE जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है 9.8, ठीक है। तो 9.8 आप यहाँ पे पुट करें। WN आपको पता है 150 हो गया ऊपर जाने के बाद, ठीक है। और उसका जो वेट ऑन अर्थ है वो है 400 न्यूटन। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास GN आ जाएगा 3.675 न्यूटन पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मोमेंटम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।